हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। हम यूपी पीसीएस प्री 2010 का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे भारत एवं विश्व भूगोल से जो भी प्रश्न आए थे उसका हम ऑपरेशन करेंगे। देखिए, कथन ये है, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण क्या था कि दामोदर अपने ऊपरी भागों में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भागों में इसका बहाव बहुत धीमी से होता था। अतः ये बात तो सही है, दोनों असही है। ठीक है, दामोदर को पश्चिम बंगाल की यानी दुख की नदी या शोक की नदी कहा जाता था और ये ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी, निचले भाग में इसका बहाव धीमा होता था। तो अगर इसका व्याख्या देख लेते हैं कि दामोदर नदी एक छोटा नागपुर के पठार कर झारखंड के पलामू जिले से हुगली नदी में मिलती जाकर के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार के झारखंड के पलामू जिले से निकल करके और ये हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। दामोदर घाटी कारपोरेशन विकास के पूर्व दामोदर नदी में कई बार गंभीर बाढ़ आई, जिसके कारण बाहरी जान की बहुत सारी नुकसान हुए, जिससे इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा गया या बंगाल की दुख की नदी कहा गया। दामोदर नदी मानसून के समय भारी वर्षा के कारण उच्च पठारी क्षेत्रों में तीव्र गति से बहती है, जब निचले इलाकों में ये क्या होता है, तटों पर जो बाढ़ ला देती है, जिसके कारण नदी के तटों में खेत में बाढ़ आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो नीचे इलाका होता है, निचला भाग होता है, वहाँ पर इसका बहाव बहुत धीमी हो जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला हमारा देखा जाएगा कि निम्नलिखित में किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। तो सुईल नदी परियोजना है तो सबको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। सुईल नदी रावी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ये रावी नदी की सहायक नदी है। सुईल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत। तो हमारा जवाब हो जाएगा भीमताल। क्या होगा? भीमताल को राष्ट्रीय झील संरक्षण के अधिनियम के तहत इसको संरक्षित किया गया था। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहकर होती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगर इसकी बात किया जाए कि जब दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे से धस जाता है तो इस प्रकार से निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश या उसे रिफ्ट घाटी मतलब भ्रंश घाटी कहा जाता है। और भ्रंश घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसमें देखोगे नर्मदा, ताप्ती और कौन सी नदी हो जाएगी हमारा, और दामोदर नदी। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी ये तीनों क्या होती हैं? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और हमारा ये हो जाएगा दामोदर नदी। तो इसमें नर्मदा, ताप्ती और दामोदर में से नर्मदा दिया है। अगर नर्मदा और दामोदर, ताप्ती तीनों होता तो हमारा तीनों से ही हो जाएगा, इसलिए नर्मदा। याद रखिए तीन नदियाँ ऐसी हैं जो रिफ्ट यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो उसको हम याद रखेंगे। गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 40 नंबर सवाल का अगर हम जवाब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 41 नंबर का अगर हम जवाब देखेंगे तो हम यहाँ हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में ही जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में या गुजरात के लघु कचहरी में स्थित है। यह 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह खर, गंधेर और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। झूमिंग करते हैं। झूमिंग की जो खेती होती है ये सीढ़ी की तरह होती है। अगर इसमें बात किया जाए तो गारो, खासी, जयंतिया ये लोग, गारो खासी लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो झूमिंग करते हैं कौन लोग? तो हम लोग जान जाएंगे खासी लोग करते हैं। खासी एक प्रकार की जनजातियाँ है। झूमिंग कृषि के अंदर किसी विशेष स्थल पर वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया था और उस पर कृषि की जाती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली या पैरा पद्धति कहते हैं। इस कृषि पद्धति में कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी के प्रदेशों में मुख्यतः असम और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। खासी लोग मेघालय राज्य के मूल निवासी और झूमिंग कृषि पद्धति से खेती करते हैं। मेघालय में झूमिंग कृषि पद्धति का स्थानीय नाम बोगमा। ठीक है, अगला यह अरुणाचल प्रदेश में चिराप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः एशियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होता है। तो गुजरात में कंडाला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा 7 बजे। क्या हो जाएगा? 7 बजे सुबह। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो अरुणाचल प्रदेश में तिरप में और गुजरात के कंडाला के देशांतरी विस्तार 96.16 से लेकर के 70.13 26 डिग्री तक है। तो 26 डिग्री 3 मिनट का अंतर है, जिसके कारण दोनों के बीच के अंतर 2 घंटा का हो जाता, समय अंतराल आ जाता है। इस कारण जब अरुणाचल प्रदेश के तिरप में 5 बजेंगे तो वहाँ पर 7 बजेंगे। सूर्योदय भारत में आने समय 82 डिग्री पूर्वांतर निर्धारित किया गया है, जो
82 डिग्री, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे से, ठीक है। तो आप अगर इसका वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।